कैसे आपने अपनी नौकरी स्टार्ट करी, कैसे आपको मोटिवेशन हुआ कि मेरे को अपना बिजनेस करना चाहिए? फर्स्ट टाइम एक दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में उसमें एग्जाम दिया था और मैं पास भी किया था और मुझे जेल वार्डन का पोस्टिंग मिला था तिहाड़ जेल में। लेकिन मैं वो ज्वाइन नहीं किया, तो मैं नौकरी के लिए चला गया बेंगलोर। मैं जब भी गया था तो बेसिकली तभी मुझे कंप्यूटर भी मालूम नहीं था कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं 3 साल वहाँ पे था और 3 साल में मैंने एक अच्छा पहचान बनाया था। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कमिटेड हूँ, जिस काम को बोलता हूँ वो करते ही हूँ। तो मोटिवेशन कैसे आया कि भाई मेरे को धंधा करना है, नौकरी छोड़नी है? नौकरी भी तो ठीक ठाक चल रही थी आपकी। मुझे वो कुछ करना है, ये हमेशा मेरे मन में रहा है कि ये जो मुझे कुछ करना करना है उसके पीछे क्या ताकत है? मेरी मम्मी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मम्मी मेरी कहती है कि लोगों को रोजगार देना ये बहुत बड़ा काम है। सो 5 लोगों की टीम से स्टार्ट करके आज हमारे पास 150 प्लस एम्प्लॉइज हैं। मेरा एक फोकस हमेशा रहा कि मैं 1 रुपया कमाऊं लेकिन 1 रुपया नुकसान ना करें। अगर हम लॉस में रहेंगे तो वी कैन नॉट सस्टेन आवर बिजनेस। तो आपको क्या लगता है कि छोटा प्लेयर, मीडियम प्लेयर और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक साथ में मिलकर काम करा जा सकता है? लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना ये हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। क्या वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है? बड़े से बड़ा क्या सपना देखते हो डेसिबल इंडिया के लिए? मेरा सबसे बड़ा जो सपना है डेसिबल के लिए, मैं इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होना चाहता हूँ। सपोज करो यू आर दी ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर, तो क्या 3 चीजें आप करेक्ट करना चाहोगे पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश में? नमस्कार दोस्तों, लॉजिस्टिक शक्ति के पॉडकास्ट चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमारा आपको कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, वादा है कि हम लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए उन तमाम हस्तीज को आपके पास लेके आते हैं, उन हस्तियों को आपके पास लेके आते हैं जिनकी लाइफ से, जिनकी सफलता से, जिनकी सक्सेस से हम और आप कुछ सीख सकते हैं और ऐसे लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री या उससे जुड़े हुए सप्लाई चेन फंक्शन में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारे बीच में हमारे आज के गेस्ट हैं, बहुत ही यंग हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया एक बहुत ही साधारण नौकरी से शुरू किया। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में एज ए ऑपरेशन मैनेजर और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू किया। एक बड़ी रिटेल चेन आईटीसी, जिनका एक विल्स इंडिया बोल के एक अपैरल्स का आउटलेट्स होते थे, उसको वो उसका बैक एंड ऑपरेशन वो हेड करते थे और ऑल द वे 15-20 साल के करियर में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट डायरेक्टर तक उन्होंने सफलता हासिल करी ब्लिंकिट जैसी, ग्रोफर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में। और उसके बाद खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अपनी मेहनत के बलबूते पे आज उन्होंने कंपनी खड़ी की है जिसका नाम है डेसिबल इंडिया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और एक बहुत अच्छा बिजनेस वो ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट सेंटर से जुड़े हुए काम को वो कर रहे हैं। और हमारे बीच में आज अपनी सक्सेस स्टोरी और अपनी स्ट्रगल और अपनी लर्निंग को हमारे और आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू अटल जी, आह, आपका बहुत। नमस्कार। हाँ जी। एंड राइट, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस फोरम में हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही। यस, डेफिनेटली। हम लोग बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपना खुद का कुछ करें। तो बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस को करने के लिए जिसमें कि वो एक्सपर्ट है, लाइक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से बहुत सारे ही लोग ट्राई करते हैं कि हम अपना एक स्टार्टअप खड़ा करें। तो डेफिनेटली मेरा जो लर्निंग्स है मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, सो दैट इवन दे आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि हमको किस तरह से बिजनेस करनी चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल रहे। वेरी गुड। प्रॉफिटेबल है तो सस्टेनेबल रहेगा। तो ये बताइए अटल जी, आपका फुल नाम अटल कुमार अटल मंडल? कुमार मंडल, या वेरी गुड। तो थोड़ी सी आपकी पर्सनल जर्नी, ऐसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा, थोड़ा ब्रीफ में बताइए कैसे आपने अपनी नौकरी स्टार्ट करी और कैसे कैसे वो सफलता हासिल करी और कैसे आपको मोटिवेशन हुआ या इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को अपना बिजनेस करना चाहिए। राइट। सो बेसिकली मैं बिहार से हूँ। बिहार में दलसिंह सराय समस्तीपुर
डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ से हूँ। मेरा एजुकेशन वहाँ से ही चला, ग्रेजुएशन तक मैंने वहाँ से किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं फिर बेसिकली बिहार के स्टूडेंट कैसे होते हैं ना, उनको यूपीएससी करना होता है, हाँ, ठीक है? लार्जली मोटिवेशन यूपीएससी का रहता है। या राइट। हाँ। तो मैं अपने टाइम में अच्छा पढ़ाई किया करता था। इनफैक्ट मुझे इतना पता था कि दिल्ली में हम लोग रह के पढ़ाई करना है, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम एक दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 2000। मैं उसमें एग्ज़ाम दिया था और मैं पास भी किया था और मुझे जेल वार्डन का पोस्टिंग मिला था तिहाड़ जेल में। तो लेकिन मैं वो जॉइन नहीं किया बिकॉज़ मैं सोचा और भी अच्छा पढ़ के कुछ और अच्छा करूँगा बिकॉज़ वो मैट्रिक लेवल पे था, 10th लेवल पे था। तो मैं और कुछ पढ़ाई करके उससे और अच्छा बेहतर कुछ करना चाहता था। फिर बिकॉज़ ऑफ घर का हमारे हालात ऐसे थे तो मैं नौकरी के लिए चला गया बैंगलोर। बैंगलोर में जाके पहले एक ऑफ रोल आईटीसी में मैं ऑफ रोल था। ऑफ अच्छा, रोल ऑफ रोल एम्प्लॉय शुरू किया आपने? हाँ, वेरी गुड। वहाँ पे मैं जब भी गया था तो बेसिकली तभी मुझे कंप्यूटर भी मालूम नहीं था कैसे ऑपरेट करते हैं। तब से मैंने स्टार्ट किया और वहाँ काम करते-करते मैं 3 साल वहाँ पे था और 3 साल में मैंने एक अच्छा अपना वहाँ पे पहचान बनाया था, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टली जो चीज़ों को डिलीवर करता है, राइट? कमिटमेंट मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कमिटेड हूँ, जिस काम को बोलता हूँ वो करता ही हूँ। वहाँ से फिर स्टार्ट किया जर्नी। एक छोटी-सी बात आपको बताऊँगा। मैं जभी भी घर आता था ट्रेन में, तो ये सोचता था अगले अगली बार मेरा ये पोज़ीशन होना चाहिए तभी जाऊँगा और ये सैलरी होनी चाहिए तभी जाऊँगा। हर बार साल में एक बार घर गए यस। या हर महीने सोचते थे ऐसा? नहीं, नहीं, साल में 1 बार। साल में एक बार घर जाते और नया सपना लेके आते अपना यस, प्रमोशन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए। यस। वेरी गुड। तो वहाँ से इनफैक्ट मेरे जो पहले बॉस थे मिस्टर सुधीश कुमार, आज भी मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। डेसिबल उनका ही दिया हुआ नाम है। अच्छा, तो उन्होंने क्या मुझे मीनिंग है? चलो बीच में ये पॉइंट आया तो मैं पूछने वाला ही था। तो डेसिबल का क्या मीनिंग है? सो बेसिकली ये साउंड का यूनिट है, राइट? तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारे नॉइज़ हैं। उसको हम वो नॉइज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं पीस में, राइट? जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारे नॉइस हैं, उनको हमें पीस में कन्वर्ट करना यस, है। यस। सो बेसिकली क्या होता है ना कि डिससैटिस्फैक्शन को सैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ आवर मोटो, हम्म। राइट? तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं फिर टाटा टेली सर्विसेज़ में मुझे मिला था, तभी मैं ऑन रोल हुआ था ड्राइव इंडिया एंटरप्राइज़ेज़। हम्म। तो वहाँ टीडीआई। पे मैं टीटीएसएल का अकाउंट देखा करता था। वहाँ से रिलायंस कम्युनिकेशन जॉइन किया, रिलायंस जियो जॉइन किया। रिलायंस जियो में मैं पूरा स्टेट हेड करता था बिहार का एंड सम फॉर सम टाइम वेस्ट बंगाल भी मैंने हेड किया था। फिर वहाँ से मैं वापस फ्लिपकार्ट गया। फ्लिपकार्ट में जॉब किया एंड इनफैक्ट जो मेरी सबसे अच्छी जर्नी रही है वो फ्लिपकार्ट में रही है। बिकॉज़ मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस समझे, ऑटोमेशन समझा और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझा हम्म। कि स्पीड किस तरह से ज़रूरी है हमारे कस्टमर्स को शिपमेंट पहुँचाने के लिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या है, ये सभी चीज़ें हमने फ्लिपकार्ट से सीखी। मैं वापस फिर जब भी ब्लिंकिट जॉइन किया था तो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एंटायर साउथ एंड ईस्ट इंडिया का ऑपरेशन। वहाँ पे काम करते-करते ठीक है, बहुत अच्छा था, सब कुछ हमारा रीज़न हमेशा टॉप में रहता था। मैंने बहुत सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट किया था, प्रोसेसेस फ्लिपकार्ट बनाए में थे आपका रीजन टॉप पे रहता था। ब्लिंकिट में। वो शायद इनफैक्ट इन फ्लिपकार्ट ऑल्सो जब मैं बैंगलोर में भी काम किया हूँ फ्लिपकार्ट में एंड कलकत्ता में भी काम किया। बैंगलोर में जब भी था तो भी वो टॉप में रहता था, कलकत्ता था वो भी टॉप में रहता था। बट इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ मी ओनली, पूरी टीम थी, सभी लोग थे जिनका एक कोलैबोरेटिव अप्रोच था जिससे कि उसको हमने अच्छे से ऑपरेशंस किया है। आज हमारे साथ मेरे स्किप लेवल मैनेजर जो कि मिस्टर पंकज मिश्रा, वो पूरे ईस्ट को हेड करते थे फ्लिपकार्ट में इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर ऑपरेशन। ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अस नाउ। वो हमारे साथ फुल टाइम अभी जुड़े हुए हैं अरे और हम वाह। लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। एंड मिस्टर डीके गुप्ता जो कि पूरे इंडिया के हेड हुआ करते थे। कोविड के टाइम पे उनको थोड़ा सीवियर अटैक हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया था।
तो आज वो हमारे साथ, वो भी 100% मतलब फुल टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड एक अच्छी टीम बना के हम लोग डेसिबल को आगे लेके जा रहे हैं। जब भी डेसिबल हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। कस्टमर्स को ये भरोसा तो था कि हम जो कमिट करेंगे वो करेंगे। बिकॉज़ सी, सारे अपने कहीं न कहीं एक कनेक्शंस है। लोग जानते थे, पहले से इंडस्ट्री में सभी लोग जानते थे। तो काम देने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं था, बट उनको ये पता नहीं था कि ये करेंगे कैसे? हाँ, कि इनके पास ये पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इन्वेस्ट, है या नहीं है। यस, यस। हुँ, लेकिन लेकिन कमिटमेंट था आपका। हाँ, कमिटमेंट था। तो हमने छोटा से स्टार्ट किया। सबसे पहली कंपनी हमारी वीआईपी थी। वीआईपी में हमने सबसे पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और सेकंड मंथ में ही हमने वहाँ पे 25 लाख रुपए का बिज़नेस किया था। ओके। फिर जैसे-जैसे हमारी जर्नी बढ़ती गई, कस्टमर्स ऐड होते तो गए, पहले कस्टमर को क्या सर्विस आप दे रहे थे? उनका एफटीएल बिज़नेस हम कर रहे एफटीएल थे। का। एफटीएल कर रहे थे फ्रॉम कलकत्ता टू पैन इंडिया। तो मोटिवेशन कैसे आया कि भई मेरे को धंधा करना है, नौकरी छोड़नी है? नौकरी भी तो ठीक-ठाक चल रही थी आपकी। हाँ, नौकरी बिल्कुल सही चल रही थी। नौकरी में मतलब एज़ सच मुझे वो कुछ करना है, ये हमेशा मेरे मन में रहा कि ये जो मुझे कुछ कुछ करना करना है। है उसके पीछे क्या है? क्या ताकत है या क्या सपना है? सी बेसिकली क्या है ना, मेरी मम्मी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मम्मी मेरी कहती है कि लोगों को रोज़गार देना, ये बहुत वाह! बड़ा काम है। हाँ, एनर्जी है कि हाँ, कुछ करना है मतलब और लोगों को रोज़गार देना है। यस। तो ये सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन था, और मैं ब्लिंकिट में काम करते-करते एक जगह पे मैं बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ? काम सभी कुछ अच्छा चल रहा है, बट उसके नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या? हुँ, नेक्स्ट क्या? सैचुरेशन आ रहा था, बिल्कुल, वो किक नहीं आ रहा था। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये स्टार्ट करेंगे, खुद का करेंगे। तब भी मुझे तो ब्लिंकिट छोड़, लोगों को रोज़गार देना एक मोटिवेशन था। यस। लॉजिस्टिक्स में हर आदमी वही एंटरप्रेन्योर बनता है, तो वो सोचता है कि चलो भई ये वाली समस्या को मैं सॉल्व करूँगा। हुँ, हुँ। जनरली स्टार्टअप में ऐसा थिंकिंग है हाँ, हाँ। कि आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ आपका माइंडसेट था कि नहीं और खाली मेरे को काम करना है और शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल ये माइंडसेट भी था, बिकॉज़ मैं 3PL में भी काम किया हूँ और मैं क्लाइंट साइड से भी काम किया हूँ। हाँ, तो क्या गैप आपने आइडेंटिफाई करा? तो उसमें मैंने देखा कि जो एफिशिएंसी है, हुँ, 3PL की जो एफिशिएंसी है, उसमें बहुत सारा मतलब गैप रहा है। ठीक है। लोग मतलब मैं बोलूँ तो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं रहे हैं, या एफिशिएंट पीपल एट राइट प्लेस वो नहीं हुआ है, या मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ों का गैप रहा है। तो उसका जो रिज़ल्ट रहा है, उससे अ, उसको मैं चाहता था कि मैं अच्छा करूँ, और ये मैं तब कर सकता था। मैंने कुछ लोगों के साथ काम भी किया था कि उनको समझाया था कि इस तरह से करिए। वो सारी चीज़ें मैंने कुछ 3PL कंपनीज़ के साथ किया भी था। जब मैं जॉब में ही था, तो मैं उनको सपोर्ट दिया करता था कि आप इस तरह से करो, सो दैट आप अच्छा डिलीवर कर पाओगे, कस्टमर हमारा हैप्पी रहेगा। ये सभी चीज़ें की थी। फिर लेकिन ये क्या है ना, लॉन्ग टर्म नहीं होता, बिकॉज़ उसमें आपको अगर सस्टेन रखना है तो यू हैव टू फोकस, हुँ। राइट? आपकी फोकस जहाँ हटी वहाँ पे फिर से वो चालू हो जाता है। तो ये भी मेरे लिए एक थॉट मेरा था कि ये काम को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है, और हम इसको अच्छा से डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड, ईस्टर्न इंडिया में लॉजिस्टिक्स का जो लेवल है, वो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि कंट्री में या मान लो बाकी रीजन का लॉजिस्टिक्स का इकोसिस्टम और वर्सेस ईस्ट इंडिया में लॉजिस्टिक्स का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम में फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्या फ़र्क है। कुछ हाइलाइट करेंगे? क्या डिफरेंस आप देखते सी हो? टियर 2 सिटीज़ में अगर अब मैं बात करूँ, टियर 1, टियर 2 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से आप रांची चले जाइए या पटना चले जाइए, भुवनेश्वर चले जाइए, अभी भी दे आर इन ग्रोइंग फेज़। रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ईवी अगर हम काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होता। नहीं है। हुँ। अगर हमारा सीएनजी के लिए काम करना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड टाइप का है। वेयरहाउसिंग भी हमारा ए ग्रेड फैसिलिटीज़ बहुत कम है, एंड अगर मैं मतलब स्मॉल टाउन्स कहूँ जैसे रांची, पटना, भुवनेश्वर, तो वहाँ पे अभी भी ए ग्रेड फैसिलिटीज़ नहीं है।
लोग बना रहे हैं, धीरे-धीरे बना रहे हैं, आ रहे हैं उस फील्ड में। इसमें बहुत सारे अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब लोगों को सपोर्ट मिला है, जिससे कि नए-नए फैसिलिटी बन रही है। बट स्टिल दे आर इन ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग स्टेज हाँ, पे है, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस तरीके से वो पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा है वहाँ पे और बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो पहले चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार और झारखंड में लोग जानते नहीं थे कि वेयर हाउसिंग होता क्या है। हुँ, पहले वो उसको गोदाम बोला जाता था, राइट? अब क्या है कि आप जाके देखेंगे तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ बनी हैं और वो ऑक्यूपाइड हो रही है। मतलब कस्टमर्स, चूँकि सी इंडिया में क्या है, कंज्यूमिंग मार्केट है, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, तो उनके लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रोडक्ट्स के साथ अभी क्या है, स्पीड है। स्पीड के लिए आपको स्मॉलर अगर स्टेट में आपकी रीच है, तो स्पीड आप उसको कैटर कर पाएँगे, राइट? तो ये चीज़ है कि अभी ईस्ट इंडिया में मतलब बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ है, जिसको कि हम लोग क्रैक करने के लिए अपनी कंपनीज़ को अभी बनाए। बढ़ा रहे हैं आगे। यस। तो ठीक है, पहला कस्टमर आपने वीआईपी स्टार्ट किया, 25 लाख रुपए का बिज़नेस किया, एफटीएल का काम शुरू किया। नेक्स्ट क्या प्रोग्रेस करी और किस तरीके के चैलेंजेस फेस करे आपने? तो जैसा मैंने बताया कि जो फर्स्ट ईयर मेरा रहा, फर्स्ट ईयर में हम लोग 1 करोड़ का ही बिज़नेस कर पाए थे पूरे साल में। हालाँकि वी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई और इफेक्टिवली वी स्टार्टेड आवर बिज़नेस इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त से हमने काम स्टार्ट किया था और उसी टाइम पे पीक था, जो कि हम लोग वीआईपी में ड्यूरिंग फेस्टिव सीज़न रहता है सितंबर अक्टूबर, तो हमें बहुत अच्छा लोड मिला था और हमने किया था। उसके बाद फिर वो डाउनफॉल आया, हमें एक और कस्टमर्स ऐड करने थे एंड वी स्टार्टेड आवर बिज़नेस ओनली विथ फ्यू पीपल, लाइक हमारी टीम पूरी 4-5 लोगों की हुआ करती थी। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 करोड़ का महीने का बिज़नेस जनरेट किया, बट मेरा एक फ़ोकस हमेशा रहा कि मैं ₹1 कमाऊँ, लेकिन ₹1 मतलब नुकसान ना करूँ। नुकसान नहीं हो। बिकॉज़ उसके पीछे क्या रीज़न है कि आप जो एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमारे साथ मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हमारे साथ बहुत मेरी एक बड़ी टीम हो, तो उस टीम को आप जब लेके आ रहे हैं ना, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके पास रहती हैं और ज़िम्मेदारियाँ में लाइक उनको ऑन टाइम सैलरी देनी है, हाइक देना है या उनको ये सारी चीज़ों का, तो अगर आप लॉस में रहेंगे, बिकॉज़ हमारी कंपनी तो बूटस्ट्रैपिंग रही है। राइट। अगर हम लॉस में रहेंगे तो वी कैन नॉट सस्टेन आवर हाँ, तो बिज़नेस, कैश फ्लो मैनेज नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हुँ, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, सेकंड ईयर में हम 5.5 करोड़ का बिज़नेस किए। 5.5 करोड़ में हमने मतलब मार्जिन तो हमारा बहुत कम ही था, 2% 3% के अप्रॉक्स में हमने मार्जिन सेकंड ईयर किया था। बट दिस ईयर वी हैव अचीव्ड 15 करोड़ बिज़नेस एंड विथ 9% के अप्रॉक्स में हमारा पैट है। वेरी नाइस। तो लॉजिस्टिक्स में 9% पैट डिलीवरी करना बहुत बड़ी बात है। राइट, इसमें भी क्या है ना, वो मैंने फ्लिपकार्ट में एक चीज़ देखा है कि हुँ, आप अपने प्रोसेस को कितना अच्छा कर सकते हैं एंड स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मल्टीटास्किंग आप कैसे बन सकते हैं, तो आपका ओवरहेड कॉस्ट कम होगा, तो आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएँगे, राइट? वही चीज़ मैंने यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट किस तरीके की मल्टीटास्किंग आप टीम से कराते हो, इस टीम को सिखाते हो? हाँ, हाँ। कैसे आपने वो 1% पैट से 9% पैट तक पहुँचे? तो लास्ट ईयर तक हमारी टीम फिर भी बहुत छोटी ही थी, हमारे पास 70 के अप्रॉक्स हमारे पास तभी पूरी टीम हुआ करती थी। तो जिसमें कि जो हम लोग के हेड ऑफिस कलकत्ता में है, 6-7 लोग ही हम लोग बैठा करते थे और उसमें से ही हम ही ऑपरेशन भी देखते थे, बिज़नेस डेवलपमेंट भी देखते थे, अकाउंट्स भी देख रहे थे, एचआर सारे फंक्शंस को हम लोग मिलके काम किया करते हुँ, थे। थोड़ा उसमें प्रेशर रहता है, बट करना है बिकॉज़ यू हैव टू जनरेट प्रॉफिट सो दैट आप अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा राइट, सकेंगे। रीइन्वेस्ट कर पाओ। यस, री-इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो मैंने आज तक उसमें से सैलरी नहीं लिया। वो अच्छा, कंपनी बस इसलिए कि उसको री-इन्वेस्ट करते रहो सो दैट वो एक ग्रोथ फेज़ में आएगा, राइट? और
अभी जो करंटली हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे बॉस जो डीके सर हैं, उनका एक स्लोगन है, वो हमेशा बोलते हैं, अपना बैड को हाफ करो, अपना गुड को डबल करो। अपने सक्सेस का बैड को हाफ करो और गुड को डबल करो। यस, बैड खत्म नहीं हो रहा था, एटलीस्ट हाफ तो हाफ करो। करो। हाँ। यस, और जो गुड है उसको डबल करो। हम्म। उसी मतलब लाइक इसमें हम टारगेट भी हमने जो लिया, तो 15 करोड़ हमने लास्ट ईयर किया है, तो हमारा टारगेट है वो 30 करोड़ का इन दिस फाइनेंशियल ईयर है। और ऐसे ही हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर का टारगेट बढ़ाएँगे। अभी क्या है, इनिशियली फंड के लेके भी बहुत सारा क्राइसिस रहता है। लाइक बैंक्स के पास अब अगर आप जाते हैं, तो बैंक्स आपको इनिशियली फंड नहीं देता है। बिकॉज़ कोलेटरल मांगता है। उन्हें भी चाहिए आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 साल का बैलेंस शीट चाहिए, ये सभी चीज़ चाहिए। तो आप कितना इफ़ेक्टिवली अपने कैश को मैनेज कर सकते हैं। एंड एक एक सबसे बड़ी जो सजेशन है मेरे तरफ से सभी के लिए, बिज़नेस में सभी कुछ नहीं करना है। बिज़नेस में सेलेक्टिव होना है। कौन-सा बिज़नेस आप कर सकते हैं, कौन-सा बिज़नेस कौन सा आपका कस्टमर का बिजनेस डूएबल है आपके यस, पॉइंट ऑफ व्यू से? यस। कौन-सा कस्टमर का डूएबल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक कस्टमर्स का पेमेंट साइकिल कैसा है, हम उससे अपने कैश फ्लो को कैसे मेंटेन कर पाएँगे, या हम अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें कैसे लेके आ सकते हैं जो कि कस्टमर के मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो। तो हमने वो किया, हम स्कीपर करके एक ब्रांड है इन ईस्ट इंडिया, अ, उनका पीवीसी पाइप का ये इट इज़ लाइक एस्ट्रल है जो, तो उनका एक वेयरहाउसिंग हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। और वेयरहाउसिंग स्टार्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर मुझे और 2 वेयरहाउसिंग मिला। अच्छा। तो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर गुड वर्क। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। सिंस वी आर आल्सो फ्रॉम द वेयरहाउसिंग वेयरहाउसिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। तो उसमें हम लोग उसको उसका क्या क्रिटिकलिटी है, वो चीज़ हमें पता है कि हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे सो दैट कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन में हम लोग काम करके वेरी गुड। डिलीवर करें। राइट, एंड एट द सेम टाइम वो हमारे लिए मार्जिनेबल भी हो, सो दैट वी कैन सस्टेन। सो 5 लोगों की टीम से स्टार्ट करके आज हमारे पास 150 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं। तो 5 से 150 लोगों तक आप पहुंचे अपने एम्प्लॉइज को। यस। हम्म। तो यहाँ तक की जर्नी अच्छी रही है। होपफुली हम लोग और भी आगे अच्छा करेंगे। तो सीवियर चैलेंज, कभी ऐसा सिचुएशन आपको आया कि अभी मेरा लगता है बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन में खड़े हुए? यस, बिल्कुल आया। और कैसे आया, कब आया और कैसे आपने ओवरकम किया? उस टाइम में अपने माइंड को या अपने थॉट आपके किस तरीके से रीवर्क कर रहे थे, रीट्रेन कर रहे थे, क्या दिमाग में चलता था? इनिशियल डेज़ में देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंजेस रहता है वो फंड मैनेजमेंट ही रहता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और सबसे मेजरली क्या होता है ना, अगर आपका जैसे क्लाइंट्स हैं, उनके पास से आपका पेमेंट डिले हो गया, हम्म। तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज फर्दर। हम्म। मैं एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारे वेंडर्स, चूँकि क्या है ना, पेमेंट सिस्टम भी हम लोग बहुत अच्छा रखे हैं, जिससे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, अ, वो भी हैपीली हमारे साथ जुड़ के अच्छा काम करें और आगे बड़ा काम करें, राइट? तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि ऑलमोस्ट फॉर अ वीक मैं वो मैनेज नहीं कर पाया था कि ये पैसा मैं कैसे वेंडर्स को दे पाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना, वो ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है। तो वो हमेशा कोई ना कोई एक रास्ता बना के दिया, जिससे कि मैं उसको फिर ओवरकम कर पाया। तभी मेरे एक रिलेटिव हैं बेसिकली, तो उन्होंने सिर्फ़ मैं उनके साथ डिस्कस किया था कि अभी हम लोग ऐसा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और वहाँ से वो खुद हमारे बिज़नेस में बोले कि ठीक है, इफ यू नीड मनी, मैं आपको ये इतना इन्वेस्ट करके के देता हूँ, आप इससे काम अपना चलाओ। वहाँ से फिर हमने ओवरकम किया, और ओवरकम करके फिर आज तक हमारे पास अ, हम लोग बिल्कुल मेंटेन करके चले हैं। लाइक इनिशियल क्या होता है कि आपको कैश फ्लो ये सभी प्लानिंग पता नहीं होती है, बिकॉज़ यू आर नॉट सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। जैसे मैं ऑपरेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे अकाउंट्स का नॉलेज उतना नहीं हुआ करता था। तो उस कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करना है? अगर हम मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी पेमेंट वो 45 डेज़ के अंदर आ जाएगी, वो नहीं आई।
वो 3 महीना हो गया। हम्म, तो मैं उस कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करूँ और कैसे अपने बिज़नेस को आगे चलाऊँ? हम्म, तो इसके लिए आपके पास बैकअप प्लान भी रहना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि वो आपको सेलेक्टिव बिज़नेस पे फ़ोकस करना है। सारे बिज़नेस को करने के लिए हाँ, एक बड़ा रिस्क रहता है। सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, यस, यस, ट्यूमर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए जिसको यस, आप संभाल नहीं पाओ। यस, यस। रिलायंस में भी हम लोग काम करते हैं। रिलायंस का वैल्यू फॉर्मेट है। उसमें वी स्टार्टेड विथ कलकत्ता एंड विदिन 6 मंथ हमारे परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग अब आज के डेट पे 18 लोकेशन में काम कर रहे हैं। हम्म, और मतलब दे आर रियली वेरी हैप्पी। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम एंट्री कर रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं लॉजिस्टिक्स का। टीम रिक्रूट करना और टीम मैनेज करना, एट्रिशन बहुत सारे रहते हैं और आज की जनरेशन बहुत सारे ये लॉजिस्टिक्स को लेके उतना इंस्पायरिंग नहीं रहता बिकॉज फिजिकल एफर्ट्स काफी लगते हैं। यस, यस, यस। तो वो चैलेंज अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में? देखिए ये बिल्कुल सही है। मतलब अभी के जनरेशन में जो वो हार्ड वर्किंग फैक्टर्स है वो बहुत थोड़ा मिसिंग रहता है। हम्म, उनको एक लग्ज़री चाहिए, उनको एक कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए, उनको ऐसा ये सभी चीज़ें चाहिए। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं। मेरी टीम में एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। मेरी टीम में डे 1 से एक लड़का है सौरभ। वो ब्लिंकिट में एक ऑफ रोल में काम किया करता था और आज की डेट पे वो अभी कंपनी में अच्छा पोज़ीशन होल्ड करता है। हमारा ओन फ्लीट है, वी हैव 40 व्हीकल्स विथ अस। तो वो पूरा मैनेज करता है अलोंग विथ मतलब हाल्फ ऑफ द बिज़नेस इज़ हैंडल्ड बाय हिम। उसको हमने रेडी किया कि कैसे आप प्रोसेस में जाओगे, प्रोसेस ड्रिवन सभी कुछ होना चाहिए और आपको एनालिटिक्स में हर दिन ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहीं पे मेरा कोई लूप होल्स है, कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग उसको बैठ के डिस्कस करना है, डिस्कस करके उसको सॉल्व करना है। आज की डेट पे वो इतना रेडी है कि उसकी तरफ से मुझे कभी भी कोई एस्केलेशंस नहीं आते। वो इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है। तो है ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा इंडस्ट्री में रहता है। इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली रहता है। बट आपको एक एक अच्छी टीम चुननी पड़ेगी, बनानी हम्म। पड़ेगी। क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक टीम को बनाने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए सबसे जो एफर्ट्स में सबसे बड़ा चीज़ होता है वो उनको प्रोसेस ड्रिवन बनाना, उनको उनके एनालिटिक्स को डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना टुवर्ड्स हिज गोल। उसके साथ-साथ में उनको ग्रोथ भी देना हम्म, और यस ऑब्वियसली उनको अगर आप ग्रोथ भी दे रहे हैं और उनको डेवलप भी कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट लेवल, तो वैसे लोग आपके साथ हमेशा काम करेंगे। इंस्पायर रहेंगे आपसे। राइट। टेक्नोलॉजी को लेके आपने क्या इनिशिएटिव लिए और टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है इंडस्ट्री के लिए है या टेक्नोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंस आपकी कंपनी में है? राइट। सो आज क्या है ना, लॉजिस्टिक एक बड़ा सेक्टर है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जीडीपी का 8-9% है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इस इतने बड़े सेक्टर्स को जो कि प्योरली अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, काफी इसको फ्रेगमेंटेड है। हाँ, इसको अगर ऑर्गेनाइज करना है तो आपको 2-3 चीज़ें लानी पड़ेंगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ-साथ में डिजिटलाइज़ेशन, ठीक है? और ऑटोमेशंस, ये सारी चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आप आज के डेट पे रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? आप देख सकते हैं कि वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं विद द डेटा एंड डेटा आपको टेक्नोलॉजी लेके आता है, तो राइट? अभी कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आपके हाँ, यहाँ? बिल्कुल। क्या? जैसे अपने पास वेयरहाउसिंग में एसएपी है, हम लोग सैप यूज़ करते हैं एंड वो हमारे क्लाइंट के साइड से ही है बट एसएपी पे हम लोग काम करते हैं। एंड हमारा जो एफटीएल बिज़नेस है उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर लेके रखे हैं ट्रांसकी। तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर में लेके आए हैं सो दैट हमारा एक-एक गाड़ी का हम ट्रैक कर पाएँ
कि उसका स्टार्टिंग से जो आपका लोडिंग से लेके अनलोडिंग एंड उसका पीओडी तक, उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद उसको अकाउंटिंग तक, बिलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो ये हेल्प करता है आपको कि एक-एक ट्रांज़ैक्शंस को आप कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज़ येस ऑब्वियसली मतलब इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और सी जैसे हमा अभी क्या है ना, एआई आया है, राइट? एआई को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है या ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही है इंडिया में। 2020, 30 अ, 30 तक में आप देखेंगे कि जो आज का सबसे बड़ा वेयरहाउसिंग में प्रॉब्लम होता है, वो क्या है? तो आपका डिमांड फ़ोरकास्टिंग, ठीक है? उसके बाद उसमें क्या होता है, जैसे मैं ई-कॉमर्स की बात करूँ, तो उनका एक पीक होता है, पीक बिज़नेस जो फेस्टिव हम्म। सीज़न है, तो बहुत सारा बिज़नेस होगा और बाकी टाइम में वो एक आइडल सिनेरियो में चले जाते हैं, राइट? तो कहीं न कहीं आपका कैपेसिटी लॉस होता है, आपका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, उसको हम लोग एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर पीक में आपका रिक्वायरमेंट है 10 लाख स्क्वायर फीट का और बाकी के दिनों में आपको 2 लाख स्क्वायर फीट में काम चलता है। तो वो पीक के लिए हमने 10 लाख तो बना लिया, लेकिन बाकी के महीनों में हम उसको यूटिलाइज़ तो नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके नहीं आता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो कि एक बड़ा आज के डेट में भी 70 के अप्रॉक्सिमेटली में हो पाता है एक्यूरेटली। तो ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर ग्रो कराने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, यस, राइट? डेफिनिटली। उस डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हो? किस तरीके से आप अपना वर्किंग कैपिटल या फर्दर कैपिटल जुटाने की कोशिश कर रहे हो या जुटाना चाहते हो? अ, देखिए, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी कंपनी को 100% कंप्लायंट रखें। कंप्लायंस के फ्रंट पे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अ, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए सबसे जो प्रायोरिटी होता है, वो होता है कंप्लायंसेस, स्केलेबिलिटी, जो कि हमने दिखाया है कि हम 5 टाइम्स ग्रोथ कर रहे हैं, 3 टाइम्स ग्रोथ कर रहे हैं, राइट? स्केल कर रहे हैं बिज़नेस को, हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, ठीक है? एंड थर्ड जो है प्रॉफिटेबिलिटी, वो हम कर रहे हैं। फोर्थ है हमारी टीम। तो हमारी टीम में आज जो लोग हैं जुड़े हुए, वो एक मतलब सप्लाई चेन में एक अच्छा उन्होंने दिया है, राइट? तो ये एक पूरा एक बंच है जो कि हमने अपने कंपनी के लिए रेडी किया है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो बैंक से भी अभी हम लोगों को सीसी मिला है, राइट? वो भी फर्दर इनहेंस होगा इन 2-3 मंथ्स एंड फर्दर हम लोग देखेंगे कि कैसे लेके आना है फंडिंग। फाइनेंस के हिसाब से आपका क्या विजन है, क्या स्ट्रेटजी है फ्यूचर का हुँ। कि वे मैं एक डेट फंडिंग कंटिन्यूअसली रेज करके ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता हूँ, या इक्विटी कैपिटल रेज करके मैं मल्टीप्लाई तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकता हूँ? राइट। देखिए क्या है ना, ग्रोथ फ्रंट पे हम लोग मल्टी ग्रोथ एक ही बार में नहीं करना चाहते हैं, ठीक हम्म। है? हमारी जितनी कैपेसिटी, हम लोग कैपेसिटी के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं। अपनी कैपेसिटी बनाते हुए और उसके बाद ग्रोथ करना चाहते हैं। तो एट ए टाइम वी डोंट रिक्वायर सो मच फंड। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम लाइक डबल, हर साल हमको डबल करना है। हम्म। दैट इज़ आवर मोटिव। हर साल हमें डबल करना है, तो उसके लिए हम लोग इक्विटी फंड के लिए भी देख रहे हैं, इक्विटी फंड के लिए भी देख रहे हैं एंड डेट फंड भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। बिकॉज़ अभी क्या है, फर्दर हमारा जो इस ईयर का हमारा टारगेट तो आ गया कि हमें डबल करना है, बट अभी डबल करने के लिए हमें उतना इन्वेस्टमेंट लेके आना है, हम्म। राइट? तो उसकी ओर हम लोग काम कर रहे हैं, इक्विटी और डेट दोनों ही तरह दोनों से, पे काम करना। दोनों पे ही काम कर रहे तो आपको क्या लगता है कि छोटा प्लेयर, मीडियम प्लेयर हैं। हुँ। और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? एक साथ में मिलके काम करा जा सकता है, सपोर्ट फंक्शन में काम करा जा सकता है उनके, या compete करके काम होना चाहिए? सी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, ये हमेशा प्रॉफिटेबल होता है हम्म। एंड विन-विन सिचुएशन होता है। एंड इनफैक्ट आपका अभी जो डिमांड है वो कंसोलिडेशन है।
मल्टीपल प्लेयर्स, बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारी कंपनी खुलती है, बंद हो जाती है, राइट? बिकॉज़ वो प्राइस वॉर में है, बिकॉज़ वो अनऑर्गेनाइज़्ड है, उनको बिज़नेस करना है, बट वो बिज़नेस करके क्या उनको मिल रहा है, वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते। वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं बिज़नेस आज कर लूँगा, लॉस में भी कर लूँगा, बाद में रेट इंक्रीज़ होगा या फिर मैं देखूँगा कहीं, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है। प्लानिंग नहीं है। और इसमें क्या होता है कि एक दिन उनको वो मैनेज नहीं कर पाते और उनको कंपनी बंद करनी पड़ती हुँ, है। मैं 3-4 दिन पहले एक बड़ी कंपनी के रीजनल हेड से भी मिला था। तो वो मुझे ऐसे ही हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो वो बोले कि बहुत अच्छा लगा आपने स्टार्ट किया है, मैंने भी किया था। अच्छा। तो लेकिन मैं चला नहीं पाया और उसको 6 महीना में मुझे बंद करना पड़ा, बहुत सारे लॉसेस भी हो गए। तो मैं उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम था? क्यों आपने मतलब आपके पास कहाँ पर आप चूक गए? हाँ, कहाँ पे आप चूके? तो उनका जो कहना था कि हमने जो बिज़नेस किया, बिज़नेस तो हम करते चले गए, लेकिन हम लोग उसका जो हमें रोटेशन होना चाहिए था, कैश रोटेशन जो होना चाहिए हाँ, था, कैश फ्लो मैनेजमेंट में वो मारा नहीं गया। हो पाया। हुँ, उनके क्लाइंट के साइड से बहुत डिले हुआ। वो एक पर्टिकुलरली रेट पे काम कर रहे थे, बट उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उसको मैनेज करने का। वो पीटीएल बेसिकली पीटीएल बिज़नेस में थे। हुँ, तो और उसके बाद फिर वो एक बड़ा लॉस करके वहाँ से उनको निकलना पड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको सेलेक्टिव होना है, बिज़नेस में सेलेक्टिव होना है, कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, वही करना है। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, अनलिमिटेड है। आप जितना चाहेंगे उतना आपको बिज़नेस भी मिलेगा मार्केट में और आप मतलब अपने आप को मतलब मल्टीफ़ोल्ड बढ़ा सकते हैं। बट स्टेबल होके आप कैसे आगे ग्रोथ लेके आएँगे, वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हर एक स्टेप मैं अपने 150 लोगों का फैमिली को देख के लेता हूँ उनको दिमाग में रख के कि मेरे आगे स्टेप लेते हैं। यस, कि मेरे कोई भी एक डिसीज़न की वजह से उनके ऊपर कभी कोई आँच ना आए। वेरी नाइस। तो क्या वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है? बड़े से बड़ा क्या सपना देखते हो डेसिबल इंडिया के लिए? अ, मेरा सबसे बड़ा जो सपना है डेसिबल के लिए, मैं इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ना, वो आ जाती है, बट मेरा ये ड्रीम है कि मैं लार्जेस्ट ज़्यादा से एम्प्लॉयर ज़्यादा बनूँ। लोगों को नौकरी देना चाहता हूँ। यस। बहुत अच्छा है, बहुत ही नोबल है इनफैक्ट। तो सपोज़ करो अटल जी आपको यू आर द ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हुँ, आपको बनाया, सारी पॉलिसी बनाना हुँ। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की आपके हाथ में है। तो क्या 3 चीज़ें आप करेक्ट करना चाहोगे पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश में? राइट। देखिए, एक जो मेजरली है ना, अपना टोल इर्रेगुलर टोल्स का जो एक्सपेंसेस रहता है, टोल है, अननेसेसरी बहुत सारे चालान्स हैं, ठीक है? ये एक लॉजिस्टिक्स के ऊपर एक बर्डन हो जाता है, हुँ, ठीक है? आज के मतलब डेट पे क्या है ना, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं लोग। लॉजिस्टिक्स में हमेशा चैलेंज रहता है। हाँ, और उसमें अगर आपको ये सभी जो अननेसेसरी कॉस्ट है, वो अगर बियर करना पड़ता है, तो वो अल्टीमेटली एक पेन एरिया है। तो उसको सुधारना चाहूँगा डेफ़िनिटली नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, जैसे छोटे-छोटे रोड्स पे आपका टोल लगा दिया, किसी ने लगा दिया, वो सभी टोल जो होता है ना, वो भी एक एक्सपेंसेस है। हुँ, और उसमें क्या होता है कि वो आप उसको मतलब मॉनिटर नहीं कर पाते हो बेसिकली, तो वो हटाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपको अभी बहुत सारे हाईवे बने हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट लास्ट 2 ईयर में बहुत अच्छा हुआ है। गडकरी जी बहुत कमाल के हैं, वो अच्छा ही करते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी अभी है ना, डेवलपमेंट बहुत है टियर 2 सिटीज़ में जाने के लिए, वहाँ से आपको स्मॉलर सिटीज़ में जाने के लिए, तो वो कनेक्टिविटी जो है, उसको अच्छा बनाने का है। सो दैट तो टायर 2, टायर 3 में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, उसके साथ-साथ क्या है ना, अभी देखिए टियर 1 सिटीज़ में भी लास्ट माइल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ हुँ, जो आपका एवरेज बैंगलोर की बात करूँ, मैं बैंगलोर में रहा हूँ, एवरेज स्पीड इज़ समव्हेयर अराउंड 15 किलोमीटर्स पर हुँ, आवर। तो इस सिनेरियो में आपका लास्ट माइल जो है आज के
पे क्विक कॉमर्स है, वो एक बड़ा चैलेंज उनको मिलता है। जो स्पीड है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है उनको, हर एक जगह पे अपने डार्क स्टोर खोलने पड़ते हैं। वो कॉस्ट है, एड ऑन कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐड ऑन कॉस्ट है। अगर आपका एक डार्क स्टोर जिसको कि आप 7-8 किलोमीटर का रेडियस में आप मेंटेन करते हैं, अगर इस कंडीशन को हम अ, हटा सकते थे, तो डेफिनिटली ये जो आज कंपनियां जो लॉस में है, उसमें डेफिनिटली वो कुछ अपना प्रॉफिट कर सकती थी, राइट? तो ये सेकंड है। थर्ड है, बहुत से जैसे नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि अ, जो पुलिस होते हैं, इन लोग जो बहुत सारा चेकिंग चलते रहता है, ठीक है? उसके लिए अननेसेसरी गाड़ी 3-4 दिन तक भी खड़ी कर देते हैं। अगर व्हीकल सील्ड है, उसको कट कर देते हैं, ठीक है? सील कट किया, उन्होंने चेक किया, लेकिन चेक करने के बाद उनको उनको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि वो सील वापस कर दें, सो दैट व्हीकल तो पिलफरेज सेफ। के चांस और बढ़ जाते हैं फिर। हाँ, पिल्फरेज की बात करूँ, देखिए अभी इंडिया में तो पिल्फरेज का जो इश्यूज़ है 20,000 करोड़ का है, डैमेजेस एंड पिल्फरेजेस का। हम्म। तो ये एक वो डायरेक्शन है जिस पे मैं डेफिनिटली उसके ऊपर भी काम करता। बाकी एक जीएसटी है, इसको थोड़ा और भी हम लोग अच्छा शेप में बेहतर लेके आ कर सकते सकते थे, हैं। बेहतर कर सकते थे, सो दैट हम लोगों को भी एक जैसे आज क्या होता है, एक छोटे-सा स्टार्टअप है, उसको पहले एडवांस में जीएसटी पे करनी पड़ती है। करेक्ट। उसके बाद फिर वो हमें बाद में मिलता है, करेक्ट। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही बर्डन होता है, करेक्ट। 18% आपको अपफ्रंट चाहिए वर्किंग अपफ्रंट कैपिटल में। चाहिए होता है। हाँ। तो इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, जिससे कि मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट मिल सके। लॉजिस्टिक शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, लॉजिस्टिक शक्ति के पॉडकास्ट में हो, तो ये प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक शक्ति आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडस्ट्री को किस तरीके से लॉजिस्टिक शक्ति या लॉजिस्टिक शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म एडवांटेज करा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये एक जो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, और क्या होता है ना कि आपको मल्टीपल लोगों से मिलना है, उनका व्यू समझना है, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बनानी है। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ये तीनों ही चीज़ मिलेगी। हम्म। सेकेंडली, आपके पास टाइम नहीं होता है कि हमने क्या किया। तो समटाइम्स ये जब आप आते हैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यस, वी हैव डन समथिंग गुड। वेरी गुड। एक सेलिब्रेशन भी होता है। यस। तो आपका क्या मैसेज है लॉजिस्टिक शक्ति और उसके जुड़े हुए जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं या हमारे क्लाइंट हैं या इंडस्ट्री के हमारे मेंबर्स हैं? अ, आपका भी लॉजिस्टिक्स में बहुत अ, मतलब बहुत टाइम आपने स्पेंड किया है, ठीक है? और उसके बाद आप ये लॉजिस्टिक शक्ति को आप चला रहे हैं, और एक ऐसा कम्युनिटी आपने बेसिकली बनाया है, जी। जिसमें कि सेम इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, राइट? यहाँ पे हर एक क्या है ना, मतलब मिलेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम्म। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ, डिफरेंट माइंड्स को देख सकते हैं और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, राइट? वेरी तो नाइस। ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मेरे पास बहुत सारे और भी आए थे। लेकिन मैंने लॉजिस्टिक शक्ति को देख के इसको परफेक्टली मेरे माइंड में सेट हो गया कि नहीं, ये जगह तो है, अच्छा जगह है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो बाकी इन इवेंट और सेलिब्रेशंस के जो प्लेटफॉर्म हैं, कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म हैं लॉजिस्टिक शक्ति जैसे, और वर्सेस आपने लॉजिस्टिक शक्ति को चुना, तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंटली मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे बाकी इवेंट्स में क्या होता है ना कि डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं। ये प्योरली इट इज़ फॉर लॉजिस्टिक्स पीपल, लॉजिस्टिक्स फोकस। ठीक है? सेकेंडली क्या है ना, उनका जो फ़ोकस होता है वो एक सेलिब्रिटी को लेके आते हैं, हुँ। राइट? जिनके पास ठीक है, मतलब करेक्ट। आपको अवार्ड मिल गया, ऑल दिस, हाँ। ठीक है। बट एक जो सही मायने में है ना, वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो पाता है,
और यहाँ पे जब इस इवेंट में आते हैं जहाँ पे अपने ही लोग मिलते हैं, राइट, राइट? पूरी इंडस्ट्री की कम्युनिटी है। यस, तो ये डेफिनिटली इट विल हेल्प एवरीवन वेरी नाइस। और इनफैक्ट इन फ्यूचर आल्सो डेफिनिटली मैं जॉइन करूँगा, हमेशा ही जॉइन राइट। करूँगा। सो थैंक यू अटल जी। आपकी इस स्टोरी को सुन के और आपकी ये स्ट्रगल और आपके सपने को देख के बहुत सारे लोग डेफिनेटली इंस्पायर होंगे और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे आपने बोला कि अपनी माँ को आप बहुत मानते हैं, सभी लोग मानते हैं और आपने इस जगह आके उनको याद किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी क्रिएट करो यस, और आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी क्रिएट करने वाली कंपनी बनना चाहते हो। तो हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे कि किस तरीके से ये आपका सपना पूरा हो। थैंक यू वेरी मच कि लॉजिस्टिक शक्ति के प्लेटफॉर्म पे आप आए, पॉडकास्ट पे आप आए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू व्यूअर्स। आप अभी तक अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमें क्रिटिसाइज भी करिए कि हम कहाँ पर और बेहतर कर सकते हैं और कैसे इस तरीके की सक्सेस स्टोरी, जैसे आज अटल जी की सक्सेस स्टोरी आपने देखी कि एक साधारण लाइफ से असाधारण और एक बहुत बड़ी सक्सेस सफलता को वो पाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी हम लाते रहेंगे और आप इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।